हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की इस क्लास में। इस क्लास के अंदर हम चैप्टर फर्स्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का, क्लास 9 का, जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, देखो हालांकि इस चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं। फ्रेंच के अंदर एक टाइम ऐसा आया था जब वहाँ पे क्या चल रहा था, रेवोल्यूशन चल रहा था। अब रेवोल्यूशन क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब कोई एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उस पर्टिकुलर एरिया के जो लोग होते हैं ना, वो सारे लोग मिलके अपने किंग से या फिर अपने पॉलिटिकल पार्टी से या फिर अपने गवर्नमेंट से जब कोई एक चेंज करने की डिमांड करते हैं मिलके, सोशल गैदरिंग करके, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो फ्रेंच के अंदर भी एक ऐसा टाइम आया था जब वहाँ के सभी लोगों ने एक सोशल गैदरिंग करके वहाँ के जो उस टाइम के जो किंग थे उसके खिलाफ क्या किया था, उसके खिलाफ नारेबाजी करनी चालू कर दी थी किसी डिमांड को लेके। तो उसी डिमांड, वही डिमांड आपका धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बहुत ही बड़े रेवोल्यूशन के अंदर चेंज हो गया। तो उस टाइम पे फ्रांस के अंदर क्या रेवोल्यूशन हुआ था ये हम पढ़ेंगे। और रही बात फ्रांस की, तो जैसा कि आपको पता है फ्रांस आपका एक ऐसी कंट्री है जो कि आपका यूरोप कंटिनेंट के अंदर है, जो कि आप इस तरफ मैप के अंदर देख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम क्लास 9th, नेम इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, देखो तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात ये है कि इस चैप्टर के अंदर जो भी मेन पॉइंट्स है ना, जो मेन बातें हैं, उन बातों को मैंने मेन पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट करके लिख दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसे बाद में नोट करना, या तो चाहो आप साथ के साथ नोट कर सकते हो, बट नोट जरूर कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि देखो हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि हम क्या करते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, कहानी में समझ में आ जाता है, वेल एंड गुड, और ये अच्छी बात है, लेकिन इसको एग्जाम के अंदर लिखना कैसे हमें ये पता नहीं होता, ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने क्या किया है कि जो भी आपके चैप्टर के अंदर मेन पॉइंट्स है, उन सारे मेन पॉइंट्स को मैं लिख दिया है। तो अगर कोई भी टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो आप पॉइंट के साथ एज इट इज एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। तो इसलिए इस पॉइंट्स को आप कॉपी में लिखना जरूर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट ये कहता है ऑन 14 जुलाई 1789 किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस सिटी। देखो होता क्या है, दिन है आपका 14 जुलाई 1789 के दिन क्या होता है कि इस टाइम पे जो फ्रांस का किंग होता है, अभी फ्रांस का किंग कौन है, इसका नाम क्या है, ये कब बना, इसकी हिस्ट्री अभी हम आगे जानेंगे। फिलहाल ये समझो कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस का जो किंग था उसने क्या किया, उसने अपने ट्रूप्स का मतलब जब एक सैनिकों का समूह होता है ना, सिपाहियों का समूह, दैट इज कॉल्ड ट्रूप्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस दिन किंग ने अपने ट्रूप्स को क्या दिया, ऑर्डर दिया कि जाओ पेरिस सिटी में हो के आओ। अब पेरिस क्या है, बेसिकली पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो 14 जुलाई 1789 को किंग ने अपने ट्रूप्स को क्या दिया, कमांड दिया कि जाओ पेरिस सिटी में देख के आओ कि सब कुछ शांत तो है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, लोगों को कोई समस्या तो नहीं है। इसलिए किंग ने क्या किया, अपने ट्रूप्स को भेजा पेरिस के अंदर। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, लोगों ने इसे गलत समझ लिया। कैसे, रूमर फैल गया। क्या रूमर फैल गया कि रूमर स्प्रेड दैट किंग सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन सिटीजन। भाई किंग ने तो अपने ट्रूप्स को दिया था ऑर्डर कि जाओ पेरिस में देख के आओ, सब कुछ शांत, जो माहौल है वो शांत तो है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। बट पेरिस के लोगों ने क्या किया, इसे गलत समझ लिया। गलत कैसे समझ लिया, पेरिस के लोगों ने ये समझा कि भाई जो किंग है वो हम सबसे परेशान हो चुका है। देखो परेशान क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जो पेरिस के जो लोग थे ना, वो पहले से ही बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशन कर रहे थे, तो वो रेवोल्यूशन लगातार चलते जा रहे थे। तो उसी बीच किंग ने ट्रूप्स को भेजा था पेरिस के अंदर ये देखने के लिए कि माहौल शांत है कि नहीं है। लेकिन पेरिस के लोगों ने गलत समझ लिया, उन्होंने ये समझ लिया कि भाई किंग के खिलाफ हम रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसलिए क्या किया है, किंग ने ट्रूप्स को भेजा है हमें मारने के लिए, उन्होंने ऐसे समझा। तो हुआ क्या, उसके बाद वहां के लोगों ने गलत समझ लिया कि भाई किंग ने किसको भेजा है, ट्रूप्स को भेजा है हमें मारने के लिए, गलत समझ लिया। जिसके बाद क्या हुआ, लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, एक रिस्पॉन्स किया। क्या कि इन रिस्पॉन्स 7000 मैन एंड वुमेन अमंग द सिटीजन्स गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। देखो अभी बेसिकली टाउन हॉल क्या है, टाउन हॉल आपका एक प्लेस है जो कि आपको इस तरफ ये दिख सकता है, ये आपका एक टाउन हॉल है। बेसिकली आपका एक बहुत बड़ा महल था उस टाइम का, जिसके बाहर का जो एरिया है उसी को टाउन हॉल कहा जाता है। तो हुआ क्या था, एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपल्स मिलिटिया। अब बेसिकली पीपल्स मिलिटिया क्या होता है ये समझते हैं। पीपल्स मिलिटिया का मतलब ये होता है कि जब लोगों का एक बहुत बड़ा समूह या फिर ग्रुप ऑफ ए पीपल ट्राई टू डिक्लेयर देमसेल्फ एज ए मिलिट्री, जब लोगों का एक बहुत बड़ा समूह अपने आप को एक मिलिट्री घोषित कर देता है ना, अपने आप को खुद ही घोषित कर देता है लोगों का समूह, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम पीपल्स मिलिटिया कहते हैं। तो देखो जब पेरिस के लोगों को जब पता चला कि जो कि एक रूमर है, तो पेरिस के लोगों को जब पता चला कि पेरिस का जो किंग है या फ्रांस का जो किंग है वो उनको मारने के लिए क्या कर रहा है, एक ट्रूप्स को भेज रहा है, तो वहां के लोगों ने अपना मिलकर एक गुट बना लिया, अपना एक सैनिक बना लिया, और जिसमें के अंदर 7000 आदमी औरत शामिल थे, ये आपको ध्यान रखना। और
शामिल होने के बाद ये सारे कहाँ पे इकट्ठे हो गए, ये सारे आपके टाउन हॉल के अंदर इकट्ठे हो गए, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जिसके बाद क्या हुआ, दीज पीपल ब्रोक इनटू मैनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स, ठीक है। इतना ही नहीं, इन्होंने सिर्फ अपना ग्रुप नहीं बनाया, इन्होंने भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्या किया, उस टाइम पे जो आपके गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, उस टाइम पे जो अलग अलग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, उन गवर्नमेंट बिल्डिंग मतलब ऐसी बिल्डिंग जो किंग के अंदर आती है, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग, तो उस टाइम की गवर्नमेंट बिल्डिंग पे इन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण करना चालू कर दिया, उनके अंदर जाके तोड़फोड़ करना चालू कर दिया। क्यों? ताकि उनको क्या मिल सके, आर्म्स, वेपन्स मिल सके, हथियार मिल सके। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचो कि अगर ये ट्रूप्स इनको मारने के लिए आएंगे, अगर मारने के लिए आएंगे तो खाली हाथ तो आएंगे नहीं, कुछ बारूद, हथियार, पिस्तल तो लेके ही आएंगे, और एक तरफ ये 7,000 आदमी औरत पेरिस के जो कि खाली हाथ थे, तो इनको भी कोई ना कोई हथियार चाहिए। तो हथियार के चक्कर में इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर आक्रमण करना चालू कर दिया ताकि इनको कहीं ना कहीं हथियार मिल जाए, बट नहीं मिला। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, जो 7,000 आदमी औरत थे, इन्होंने क्या किया, आफ्टर दैट सेवरल पीपल स्टॉर्म्ड ऑन द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल। अब इसका क्या मतलब है, यहां तक हम समझते हैं। क्या कहता है, ये कहता है आफ्टर दैट सेवरल पीपल स्टॉर्म्ड ऑफ द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल। देखो जब इन लोगों को किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग या गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, गवर्नमेंट जगह के अंदर कोई आर्म्स नहीं मिला, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि उस टाइम पे आपका एक ना प्रिजन था, एक जेल था, उस जेल का नाम था बेस्टाइल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम याद है, रखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उस टाइम पे आपका एक जेल था, उस जेल का नाम था बेस्टाइल, ठीक है। तो इस बेस्टाइल जेल के अंदर ये लोग क्या हो गए, घुस गए, किस लिए, ताकि उनको हथियार मिल सके। एक चीज और ध्यान रखना आप कि ये जो जेल था, ये आपका कैसा जेल था, ये फोर्ट्रेस जेल था। फोर्ट्रेस प्रिजन का मतलब क्या होता है, फोर्ट्रेस प्रिजन क्या, ऐसी कोई बिल्डिंग जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हो, जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हो, जिसको आप फांद के दूसरी तरफ नहीं जा सकते। तो ऐसे बिल्डिंग जिसके चारों तरफ लंबी लंबी दीवारें खड़ी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम फोर्ट्रेस कहते हैं। तो बेसिकली ये लोग उसी जेल के अंदर घुस गए। तो बेसिकली हुआ क्या, जब ये लोग इस जेल के अंदर, बेस्टाइल जेल के अंदर घुस गए, तो जेल में घुसने के बाद उन्होंने आर्म्स फाइंड करना चालू किया। क्या हुआ, वेपन्स, होर्डेड एम्युनिशन। In the fight, the commander of the Bastille was killed and prisoner released. They were 7 only. ठीक है, हुआ क्या, जब ये सारे लोग बेस्टाइल जेल के अंदर घुसे, बेस्टाइल जेल के अंदर घुसने के बाद इन सारे लोगों ने क्या किया, वहां के जितने भी आपके हथियार थे उनको जब्त कर लिया। होर्डेड एम्युनिशंस मतलब वहां पे जो पहले से जमा हुए गोला बारूद तो उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। इतना ही नहीं, जब उस प्रिजन यानी वहां के जो बेस्टाइल प्रिजन के जो कमांडर थे, जब उन कमांडर ने यहाँ या फिर उनके वहां के सैनिकों ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की, तो ये लोग नहीं रुके और लड़ाई होने लग गई। और उस लड़ाई के अंदर क्या हुआ कि वहां के छोटे मोटे सिपाही तो मरे, लेकिन सिपाही के साथ साथ वहां का जो कमांडर था यानी कि उस जेल का जो हेड था वो भी मारा गया, मौत के घाट उतारा गया, ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ क्या हुआ कि बेस्टाइल के अंदर पहले से आपके क्या थे, 7, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 7 कैदी क्या थे। तो इन लोगों ने उन 7 कैदियों को भी क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, रिहा कर दिया इन लोगों ने, जो बेस्टाइल के अंदर तोड़फोड़ करने के लिए घुसे थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या हुआ, कहानी यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि पीपल ऑल्सो डिमोलाइज द फोर्ट्रेस बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। ठीक है, लोग यहां तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने क्या किया, वो जो आपका बेस्टाइल प्रिजन था उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, इसको भी इन्होंने डिमोलाइज यानी कि तोड़फोड़ करके रख दिया। ठीक है, क्यों तोड़फोड़ किया, क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि ये जो जेल है, ये जेल ना वहां का जो किंग है उसके पावर को दिखाता है, उसके क्रूर पावर को दिखाता है। तो उसके इस चीज को नष्ट करने के उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बेस्टाइल जेल को ही बर्बाद करके रख दिया, तहस नहस करके रख दिया। ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स। और उस जेल को तोड़ने के बाद उसके जो पत्थर थे, उसके पत्थरों के जो टुकड़े थे, उन टुकड़ों को उन्होंने बेच दिया। कहां पे, मार्केट में बेच दिया। और किनको बेच दिया, बेचा टू ऑल दोज हु विश टू कीप ए सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये पत्थर के टुकड़े इन्होंने उन लोगों को बेचे जो लोग रखना चाहते थे इन पत्थर के टुकड़ों को, किस तौर पे, निशानी के तौर पे कि ये हमारी जीत की निशानी है। ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या हुआ, मोस्ट पीपल ऑफ देम प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हायर प्राइस ऑफ ब्रेड। ठीक है, अब इस पूरे कहानी के अंदर जितने भी लोग ये प्रोटेस्ट करते हैं ना, इसमें ज्यादातर लोग प्रोटेस्ट करने वाले वो होते हैं जो कि उस टाइम की महंगाई से परेशान थे, जो कि हर एक चीज के ऊपर था। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ रोटी की बात की गई है, बट महंगाई हर एक चीज के ऊपर था, खाने वाली चीजों के ऊपर। तो उस महंगाई से परेशान होकर ही इन्होंने इतना सारा तोड़फोड़ किया, और साथ ही में इस डर से भी तोड़फोड़ किया कि जो ट्रूप्स है वो मारने के लिए आ रहे हैं। ये ध्यान रखना।
अब अगर आपको याद हो तो इस चैप्टर के मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो कहानी हुई है इसलिए है क्योंकि इससे पहले आपका एक रिवॉल्यूशन चल रहा था। तो रिवॉल्यूशन क्या था, ऐसा क्या हुआ कि इतना भयंकर दिन यहाँ के लोगों को देखना पड़ा, और फिर हम ये भी देखेंगे कि ये जो किंग है, ये किंग कौन है, इसका नाम क्या है, इसकी एज क्या है, ये किंग कब बना, और जब ये किंग बना तो इतना तोड़फोड़ क्यों हुआ। तो बेसिकली 14 जुलाई 1789 को जो इतना बवाल हुआ, इतना बखेड़ा हुआ फ्रांस के अंदर, इसका मेन रीजन क्या था, मेन कारण क्या था, वो समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा इस चैप्टर के बैकवर्ड में, यानी कि इस दिन जो हुआ उससे पहले क्या क्या हुआ उसमें चलना पड़ेगा। सो लेट्स गो टू दैट टाइम। तो देखो हमने यहां तक ये पढ़ लिया कि जो आपका 14 जुलाई 1789 था, उस दिन पेरिस के लोगों के बीच में और वहाँ के किंग के जो ट्रूप्स थे उनके बीच में किस तरह से घमासान युद्ध हुआ, जिसकी वजह से पेरिस के जो लोग थे उन्होंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया, काफ़ी सिपाहियों को भी मारा, ऊपर से उन्होंने काफ़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी वेस्ट की, बर्बाद किया, मतलब तबाह किया, और साथ साथ में जो बैस्टाइल जेल था उसको भी नष्ट करके रख दिया। अब यहाँ तक कहानी देखिए हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई किंग तो इतना अच्छा है, जो वहाँ का किंग है उसने क्या किया, उसने अपने ट्रूप्स को भेजा ये देखने के लिए कि पेरिस में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, शांति बना हुआ है नहीं बना हुआ है, ये देख के आओ। तो यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि जैसे किंग कितना इनोसेंट है और लोग कितने बेकार है कि लोग ऐसा मार पिटाई कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है वो तो हमें तब पता चलेगा जब हम इस दिन से ही पीछे जाएंगे और वहाँ की हिस्ट्री देखेंगे। तो जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमें यही बताएगा कि भाई जो 14 जुलाई 1789 है वो ऐसा दिन क्यों आया, क्या रीजन था ऐसा दिन आने का। तो उसके लिए पहले हमें उससे भी थोड़ा बैक जाना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखते हैं उसी चीज के बारे में, और सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि जो पेरिस का किंग था, जो आपका फ्रांस का किंग था, उस किंग ने ट्रूप्स को क्यों भेजा था, और वो जो किंग था वो कौन था, वो किंग कब बना था, ये हम देखते हैं। तो थोड़ी हिस्ट्री की तरफ हम चलते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक यही बताता है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, 18th सेंचुरी का मतलब 1701 से 800 को ही हम 18th सेंचुरी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और लेट 18th सेंचुरी का मतलब ये है कि 1750 से 800 के आसपास की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये बात कहता है कि इन 1774, जो पहला पैराग्राफ हमारा वो ये कहता है कि इन 1774 लुई 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली बिकेम किंग ऑफ फ्रांस व्हेन ही वाज ओनली 20 years old। तो पहले हम ये समझते हैं कि बॉर्बन फैमिली क्या होता है, व्हाट इज बॉर्बन फैमिली। तो देखो बेसिकली बॉर्बन फैमिली का मतलब क्या है, यहाँ पे आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये आपका एक खानदान है, फ्रांस का एक खानदान है जिसे बॉर्बन डायनेस्टी कहा जाता है। और ये आप मतलब ये बॉर्बन डायनेस्टी आपकी ऐसी पहली डायनेस्टी थी पूरे यूरोप की जिसने सबसे पहले रूल करना चालू किया था किसी कंट्री के अंदर, या फिर ये समझ लो फ्रांस के ऊपर सबसे पहला जो रूल था वो फ्रांस के अंदर बॉर्बन डायनेस्टी का ही था। तो बॉर्बन डायनेस्टी का ही रूल था का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी लोग होते थे वही राजा बनते थे। जैसे मान लो बॉर्बन डायनेस्टी का जो पहला पर्सन था वही पहला किंग बना, फिर उसका बेटा दूसरा, फिर उसका बेटा दूसरा, इस तरह से। तो आप ये कह सकते हो कि 1774 के अंदर लुई 16 क्या था, बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था और यही फ्रांस का किंग बना था। इसका मतलब यह है कि जब लुई 16 है तो उसके पिता जो थे वो भी फ्रांस के किंग रहे, उसके पिता वही फ्रांस के किंग रहे हैं, और उसके बाद ही लुई 16 किंग बना कहाँ का, फ्रांस का 1774 के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जब ये किंग बना तब इसकी एज क्या थी, सबसे ट्रिकी बात यही है कि 1774 के अंदर जब लुई 16 जो बॉर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता है, जब वो किंग बना ना फ्रांस का, तो उसकी एज सिर्फ 20 ईयर्स ओल्ड, ये सिर्फ और सिर्फ 20 साल का था, मतलब 20 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही वाज ओनली किंग ऑफ फ्रांस। ये बात आपको ध्यान रखना है पूरे फ्रांस का। उसके नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है ही ऑलरेडी मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी व्हेन ही वाज 15 इयर्स ओल्ड एंड शी वाज 14 इयर्स ओल्ड इन 1770। क्या बात है, देखो इसके अंदर क्या कहता है, इसके अंदर ये कहता है कि भाई देखो जब ये 20 साल का था तब ये 1774 के अंदर फ्रांस का किंग बना था, बट इसके आगे क्या कहता है, ही ऑलरेडी मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। अब पहले हमें ये समझते हैं कि ऑस्ट्रियन क्या है। तो बेसिकली देखो ऑस्ट्रिया, देखो दो जगह है, एक आपका ऑस्ट्रेलिया है। देखो ऑस्ट्रेलिया तो आपका एक वो है जो कि आपका कंटिनेंट भी है और कंट्री भी है। तो ये जो ऑस्ट्रियन है ये उस ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं हो रही, ये जो ऑस्ट्रियन है ये आपका एक कंट्री है जो कि यूरोप कंटिनेंट के अंदर ही है। तो यूरोप कंटिनेंट के अंदर फ्रांस के पास ही आपका ये ऑस्ट्रिया, एक ऑस्ट्रेलिया अलग है, एक ऑस्ट्रिया अलग है। तो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ये ऑस्ट्रेलिया की है, और इससे ऊपर वाली जो इमेज है ये आपकी ऑस्ट्रिया की है जो कि यूरोप कंटिनेंट के अंदर है। तो बेसिकली ये जो ऑस्ट्रियन है ना, तो यूरोप कंटिनेंट के अंदर जो ये ऑस्ट्रिया है ना, यूरोप कंटिनेंट के अंदर जो ये ऑस्ट्रिया है, यहाँ के जो लोग रहते हैं इन्हीं को हम ऑस्ट्रियन कहते हैं, जो कि आपका फ्रांस के साथ ही लगा हुआ है। तो उस टाइम पे जब फ्रांस के किंग लुई 16 थे, ठीक है, और उस टाइम पे जो ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस थी वो मैरी एंटोनी थी। तो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस जो मैरी एंटोनी थी इसी से शादी की थी किसने, लुई 16 ने।
तो ही ऑलरेडी मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी, तो लुई 16 पहले ही शादी कर चुका था ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनी से। जब किंग लुई 16 और उसकी प्रिंसेस मैरी एंटोनी की शादी हुई तब इन दोनों की एज कितनी थी, तो मैरी एंटोनी की एज 14 ईयर्स ओल्ड थी और लुई 16 की एज 15 ईयर ओल्ड थी। मतलब कहने का मतलब ये है फ्रांस के जो किंग थे लुई 16, हालांकि उस टाइम जब इनकी शादी हुई थी तब वो किंग थे नहीं, उससे पहले ही। तो लुई 16 15 ईयर ओल्ड एंड मैरी एंटोनी 14 ईयर्स ओल्ड तब थे जब इनकी शादी हुई थी, और ये शादी इनकी 1770 के अंदर हुई थी, 1770 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब किंग बाद में बना, पहले ये पति ही बन गया। इंटरेस्टिंग है वैसे। देखो आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है आफ्टर बिकमिंग किंग ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। और जब ये किंग बना, देखो लुई 16 जब 1774 में किंग बना, तो किंग बनने के बाद ये क्या देखता है, देखो जब इंसान किंग बनता है तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है कि अब वो किंग बन चुका है, उसके पास पैसा होगा, धन होगा, दौलत होगा, ऐश ऐश की जिंदगी होगी, मौज मस्ती करेगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो गया। क्या हुआ, आफ्टर बिकमिंग किंग, जब लुई 16 किंग बना तब उसने क्या देखा, तब उसने ये देखा कि वहाँ की जो खजाना है, मतलब फ्रेंच सोसाइटी का जो खजाना है वो बिल्कुल खाली है। मतलब फ्रांस की जो बजट है उसमें कुछ है ही नहीं, पैसा कैश है ही नहीं, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अब ये रीजन क्या है, रीजन क्या था कि जो ट्रेजरी था वो खाली था, तो वो हम ये देखते हैं। रीजन ऑफ एन एम्प्टी ट्रेजरी, जब लुई 16 किंग बना और किंग बनने के बाद उसने ये देखा कि जो फ्रांस की जो आपका ट्रेजरी है वो खाली पड़ा है, तो वो खाली क्यों पड़ा है, उसका रीजन क्या है, तो वो रीजन यहाँ पे लिखे हुए हैं। रीजन ऑफ एन एम्प्टी ट्रेजरी, पहला रीजन ये है लॉन्ग ईयर ऑफ वार। ठीक है, देखो पहला रीजन तो यही है कि उस टाइम पे काफी युद्ध वगैरह चल रहे थे और उस युद्ध में भी इन्होंने काफी पैसा गंवाया था, वो है एक पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है मेंटेनिंग ऑफ पैलेस ऑफ वर्साइल्स। अब देखो पैलेस ऑफ वर्साइल्स क्या है, पैलेस ऑफ वर्साइल्स हालांकि आपका एक बहुत ही बड़ा एरिया है, ये आपका इस तरह से दिखने में थोड़ा महल के जैसा है, जिसके अंदर आपका ये लुई 16 रहा करता था। तो लुई 16 जिस महल के अंदर रहता था उसी का नाम पैलेस ऑफ वर्साइल्स। अब इतना बड़ा महल, उसके अंदर इतने सारे नौकर चाकर, इतनी बड़ी जगह, तो उसको मेंटेन करने के लिए खर्चा भी तो ज्यादा ही चाहिए होगा ना, तो उस खर्चे की वजह से भी इनका जो ट्रेजरी था वो खाली हो चुका था। एक रीजन और यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रांस आल्सो हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। ये सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट रीजन है कि फ्रांस सोसाइटी की जो ट्रेजरी थी वो खाली क्यों हुई थी। हुआ क्या था बेसिकली कि फ्रांस ने क्या किया था, जैसे देखो अगर आपको पता हो तो अमेरिका वाज आल्सो ए कॉलोनी अंडर द ब्रिटिश। ठीक है, जैसे इंडिया 200 सालों तक ब्रिटेन का गुलाम रहा है, उस तरह से अमेरिका भी कुछ सालों तक ब्रिटेन का गुलाम रहा था, जो कि उन्होंने 1776 के अंदर फाइनली अमेरिका आजाद हो गया था, जिसे इंडिपेंडेंट वार ऑफ अमेरिका कहा जाता है। तो वो हम खैर बाद में देखेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या था कि अमेरिका के टोटल 13 कॉलोनीज ऐसे थे जो उस टाइम में ब्रिटेन के कंट्रोल में थे, मतलब ब्रिटेन के गुलाम थे, आप ये कह सकते हो। तो ब्रिटेन से आजादी दिलाने के चक्कर में फ्रांस ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था अमेरिका का और काफी ज्यादा खर्च किया था, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो ये कर्जा था और ज्यादा बढ़ गया था और ट्रेजरी इनकी खाली हो गई थी, which added 1 billion livres debt which already risen to more than 2 billion livres with interest 10%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्ड आया लीवर्स, तो लीवर्स का मतलब क्या होता है, उस टाइम पे फ्रांस के अंदर जो आपकी करेंसी चलती थी ना, जैसे इंडिया के अंदर रुपीस चलता है, बांग्लादेश के अंदर ढाका चलता है, इसी तरह से आपका उस टाइम पे फ्रांस के अंदर जो आपका करेंसी चल रहा था उस करेंसी का नाम लीवर्स था। तो देखो अमेरिका की हेल्प करने के चक्कर में फ्रांस के ऊपर कितने मिलियन का, तो फ्रांस के ऊपर 1 बिलियन लीवर्स का कर्जा हो चुका था, और ये 1 बिलियन लीवर का भी कर्जा बढ़ते बढ़ते 2 बिलियन लीवर्स हो गया था। अब 2 बिलियन लीवर कैसे हुआ, ये सिंपल चीज है, क्यों, उसके ऊपर जो लैंडर्स थे उन्होंने 10% का इंटरेस्ट लगाया था, मतलब फ्रांस को जिसने कर्जा दिया था उन्होंने उस पर 10% इंटरेस्ट भी चार्ज किया, जिसकी वजह से 1 बिलियन लीवर्स का जो कर्जा था वो 2 बिलियन लीवर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये कुछ मेन रीजंस थे जिसके वजह से जब लुई 16 किंग बना और उसने ये देखा कि सिर्फ जो ट्रेजरी है वो खाली नहीं है फ्रांस का, बल्कि उनके ऊपर उल्टा कर्जा भी चढ़ा हुआ है। तो इस वजह से क्या हो गया, लुई 16 हक्का बक्का हो गया, परेशान हो गया। भाई वो किंग तो बन गया, वो सोच रहा था किंग बन के मजे लेगा, जिएगा, बढ़िया से खाएगा पिएगा, लेकिन उसको तो टेंशन ही हो गई कि भाई कर्जा है, पैसे नहीं, अब हम क्या करें, तो दिक्कत परेशानी। तो उसने बहुत सोचा क्या किया जाए, तो उसने एक सोल्यूशन निकाला। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जब किंग के पास कुछ नहीं होता तो वो अपना सारा का सारा बोझ किसके ऊपर डालता है, अपनी सोसाइटी के ऊपर, अपनी पब्लिक के ऊपर डालता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ के किंग ने भी किया। क्या किया, सो फ्रांस गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंक्रीज टैक्स। तो इसीलिए फ्रांस गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे लुई 16 से ही है। तो फ्रांस गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंक्रीज टैक्स टू मीट ऑल डेली एक्सपेंसेस। ठीक है,
तो जब किंग लुइस आपका किंग बना फ्रांस का, तो उसने देखा जो ट्रेजरी खाली है, तो ट्रेजरी खाली है तो किंग ने सोचा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जनता है, हम उनको लूटेंगे, उनसे टैक्स के रूप में बहुत सारा पैसा लेंगे। तो इसलिए क्या किया, जो फ्रांस गवर्नमेंट थी लुई 16 उसने डिसाइड किया कि हम क्या कर देंगे, टैक्स को बढ़ा देंगे ताकि हमारे जो डेली खर्चे हो रहे हैं उस खर्चों को हम पूरा कर सके। अब खर्चे कैसे थे, जैसे मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज। अब उस टाइम में बहुत सारे खर्चे थे, ये तो खर्चे थे ही थे, ये तो रीजंस थे आपके जिस रीजन की वजह से ट्रेजरी खाली हुआ। और मेंटेनिंग करने के खर्चे अलग थे, जैसे आर्मी को मेंटेन करना, उनको तनख्वाह देनी है, सैलरी देनी है, उसके बाद जो गवर्नमेंट बिल्डिंग उन्होंने बना रखी थी उसमें भी लोग काम कर रहे हैं, उसको भी मेंटेन करके रखना, पैलेस ऑफ वर्साइल्स को भी मेंटेन करके रखना, यूनिवर्सिटीज को मेंटेन करके रखना। तो इन सब खर्चों को पूरा करने के लिए लुई 16 ने क्या करा, उन्होंने कहा चलो ठीक है टैक्स बढ़ा दो, हमारा क्या जा रहा है, हम टैक्स बढ़ाएंगे, जनता से पैसे लेंगे और हमारा ट्रेजरी फिर भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किंग ने सोचा। देखो ये तो बात हो गई किंग लुई 16 की और उसके पॉइंट ऑफ व्यू की, जब वो किंग बना तो उसने ट्रेजरी खाली मिली और उसने डिसाइड कर लिया कि वो क्या कर देगा, वो जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा देगा और फिर उसकी ट्रेजरी बढ़ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा उसको। ये तो बात हो गई किंग की तरफ से। अब हम बात करते हैं वहां की जनता की तरफ से कि वहां की पब्लिक कौन थी, क्या करती थी और उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था टैक्स को लेके, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि टिल 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट स्टेट। ठीक है, देखो 18th, हालांकि हम बात 18th सेंचुरी की ही कर रहे हैं, तो 18th सेंचुरी के अंदर ना जो आपका फ्रांस सोसाइटी था, फ्रांस सोसाइटी मतलब फ्रांस के अंदर जो जितने भी रहने वाले लोग थे, वहां की जितनी भी आपकी पॉपुलेशन थी, वो पॉपुलेशन बेसिकली आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड थी। ठीक है, 3 कैटेगरी, जिसे हम 3 डिफरेंट ई स्टेट कह सकते हैं, विरासत जिसे कहा जाता है हिंदी में, वो तो वो 3 अलग अलग विरासतें कौन सी थी, वो अलग अलग 3 स्टेट्स कौन से थे, वो हम देखते हैं। तो नेम ऑफ दीज 3 स्टेट्स वर क्लर्गी, नोबिलिटी एंड कॉमनर्स। ठीक है, देखो तो फ्रांस सोसाइटी जो थी वहां की उस वक्त थी, वो फ्रांस सोसाइटी बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड थी। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी थी, एक था आपका क्लर्गी, एक था आपका नोबिलिटी और एक था आपका कॉमनर्स। ठीक है, जिसके अंदर आप क्लर्गी को फर्स्ट ई स्टेट भी कह सकते हो, नोबिलिटी को सेकंड ई स्टेट और कॉमनर्स को थर्ड ई स्टेट, मतलब ये इनके अल्टरनेटिव नेम है। तो देखो बेसिकली है क्या, 18th सेंचुरी के अंदर फ्रांस की जो सोसाइटी थी या फिर फ्रांस के अंदर जो रहने वाले जितने भी लोग थे, वहां की पॉपुलेशन थी, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था। और वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी थी, पहली कैटेगरी थी आपकी क्लर्गी, दूसरी कैटेगरी थी आपकी नोबिलिटी और तीसरी कैटेगरी थी आपकी कॉमनर्स। ठीक है, जिसके अंदर आप क्लर्गी को फर्स्ट ई स्टेट भी कह सकते हो, नोबिलिटी को सेकंड ई स्टेट भी कह सकते हो और कॉमनर्स को थर्ड ई स्टेट भी कह सकते हो। अब यहाँ पे नाम याद करना इजी लग रहा होगा आपका, फर्स्ट ई स्टेट, सेकंड ई स्टेट, थर्ड ई स्टेट, बट आपको सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ई स्टेट याद नहीं रखना, बल्कि इनके जो अल्टरनेटिव नेम है यानी कि क्लर्गी, नोबिलिटी और कॉमनर्स, ये भी याद रखना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्लर्गी के अंदर कौन से लोग आया करते थे, मतलब इसके अंदर कौन कौन से लोग थे जिसको हम क्लर्गी कह सकते हैं, नोबिलिटी के अंदर कौन से लोग थे जिसे हम नोबिलिटी कह सकते हैं यानी कि सेकंड ई स्टेट, और कॉमनर्स कौन से लोग थे जिसको हम थर्ड ई स्टेट कह सकते हैं। बेसिकली क्लर्गी कौन है, नोबिलिटी कौन है और आपके कॉमनर्स कौन है, यानी कि फर्स्ट स्टेट में कौन लोग हैं, सेकंड स्टेट में कौन लोग हैं, थर्ड स्टेट में कौन लोग हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि होगा इस चैप्टर का पार्ट 2। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।